हमारा ब्रह्मांड हमें बिल्कुल असली नजर आता है, लेकिन ऐसा ना हो सकता है कि हम किसी और के मनोरंजन के लिए बने वीडियो गेम के किरदार भर हों। लेकिन एक कंप्यूटर आखिर ब्रह्मांड के सारे पहलुओं को कैसे समेट सकता है? हो सकता है जो रैंडम नजर आता है वो पहले ही सच होने के लिए प्रोग्राम किया जा चुका हो। क्या हम ब्रह्मांड के नियमों की कुछ छिपी खामियों का पता लगा लेंगे और उसके छिपे हुए कोड को ढूंढ लेंगे? क्या हम एक मैट्रिक्स में रह रहे हैं? स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। आप एक गुलाब लीजिए, उसकी गंध सूंघिए, इसकी पंखुड़ियों से आपकी आंखों को ताजगी मिलेगी। अपनी अंगुली पर उसकी कांटे की चुभन को महसूस कीजिए। ये सारे एहसास हमारे दिमाग में सच की तरह भरे हुए हैं। लेकिन अगर वो बनावटी हो तो? अगर हम किसी और के वीडियो गेम में खेलने वाले खिलाड़ी भर हो तो? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिग बैंग वो पल था जब किसी ने एक स्विच दबाया और हमारा ब्रह्मांड हरकत में आ गया? फिल्म द मैट्रिक्स में फेक रियलिटी के पीछे का सच देखने का एक ही तरीका था। लाल गोली ले लीजिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जेसी शेल को गेमों की अच्छी खासी जानकारी है। वो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के छात्रों को वीडियो गेम बनाना सिखाते हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि एक कंप्यूटर के अंदर अपनी दुनिया को पूरी डिटेल में बना पाना कितना मुश्किल है। सबसे आला दर्जे के वीडियो गेम आज भी 2 डायमेंशन वाली स्क्रीन पर ही खेले जाते हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। एक फ्लैट स्क्रीन पर 3 डायमेंशन का भ्रम पैदा करना आसान है, मगर उस दुनिया को सचमुच 3 डायमेंशन में ऐसा बना पाना बहुत मुश्किल है जिसमें हम चल फिर सकें। हम अभी जो भी प्रोग्राम करना जानते हैं उसके मुकाबले 3D स्पेस को प्रोग्राम कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जेसी और वीडियो गेम बनाने वाले दूसरे लोग वैसे सिमुलेशन करने में माहिर होते हैं, जैसे चीजें अंतरिक्ष में कहीं आती जाती हैं। वो भी न्यूटन की ग्रेविटी और मोशन के उन्हीं नियमों का पालन करते हैं जिनके सहारे हमारी दुनिया के डिजाइनरों ने हमारी दुनिया बनाई थी। इन बॉलों में वजन है, इनके चारों तरफ से हवा गुजरती है, इन बॉलों की सतह पर इलेक्ट्रिकल चार्ज भी घटता बढ़ता है, और भले ही मैं थोड़ा सा चूक जाऊं, पर फिजिक्स के नियम कभी नहीं बदलते। लेकिन अगर नियम ही गलती कर रहे हों तो हमें फौरन पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो हमारी दुनिया का एक्यूरेट सिमुलेशन नहीं है। एक विश्वास करने लायक रियलिटी बनाने के लिए सिर्फ चीजों के रूप और उनकी चाल की परफेक्ट प्रोग्रामिंग करने पर से कुछ नहीं होने वाला। उस प्रोग्राम के अंदर दूसरी सेंसर्स भी होनी चाहिए, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और महसूस करने की। साथ ही दूसरी बारीक खूबियां भी जरूरी हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज थोड़ी अटपटी हो तो हम फौरन समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हम स्वाद को कैसे कंप्यूटराइज कर सकते हैं, या फिर अपने पैरों के नीचे मुलायम घास कैसे प्रोग्राम कर पाएंगे? हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें भी गैसें, पानी के अणु, धूल के कण और पॉलन भरे होते हैं। कार्नेगी मेलन एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी सेंटर में जैसे ही इन सिमुलेशन को ज्यादा से ज्यादा इमर्सिव बनाना चाहते हैं, वो जिसे केव कहते हैं, उसके अंदर एक मूविंग प्लेटफॉर्म हमारे विजुअल एक्सपीरियंस को ज्यादा बेहतर बना देते हैं। मगर कई बार सिमुलेशन एक कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे हमें किसी वीडियो गेम की तरह ग्लिच मिलते हैं। ऐसे में हो सकता है कि अगर हम असली दुनिया का सिमुलेशन बना रहे हों तो उसमें भी ऐसा ही कुछ हो। जब किसी कंप्यूटर पर रेंडर करने के लिए बहुत ज्यादा विजुअल जमा हो जाते हैं और वो उन्हें संभाल नहीं पाता, तब हमें स्क्रीन टियरिंग नाम की एक खराबी नजर आती है। हमने अपनी दुनिया में कभी ये सब नहीं देखा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ग्लिच उसके अंदर मौजूद लोगों को नजर ही आ जाए। अगर कोई सिमुलेशन फ्रीज हो जाए तो उसके अंदर मौजूद लोग उसे देख भी ना पाएं, क्योंकि वो
1000 साल के लिए भी फ्रीज हो सकता है, और जो भी उस सिमुलेशन का हिस्सा होगा वो भी एक सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में फ्रीज हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब वो दोबारा शुरू होगा तो उन्हें लगेगा कि वैसा कुछ हुआ ही नहीं था और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं होगी। अगर किसी ने हमें अपने कंप्यूटर के अंदर बनाया होगा तो उन्होंने हमारी मानसिक खूबियों के लिए भी प्रोग्राम बनाए होंगे। उन्होंने ही हमारी वो कल्पनाएं, वो भावनाएं और हमारी वो सोच भी बनाई होगी जो बातचीत करते वक्त हमारे दिमाग में घूमती रहती है। हम एक दूसरे से बात करके ढेर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, इसलिए एक एक्यूरेट कन्वर्सेशन प्रोग्राम बनाना बेहद जरूरी है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? एक फायरमैन। एक फायरमैन? बहुत बढ़िया। मतलब ये कि या तो आपको मौत से डर नहीं लगता या आपको आग से खेलना पसंद है। बातचीत करते वक्त हमें एक पल में किसी समस्या का पता लग जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 700 करोड़ लोगों को एक ही साथ एक दूसरे से बात करते वक्त सिमुलेट करना कितनी बड़ी चुनौती होगी। जैसी मानते हैं कि हमें बनाने वाले ने इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ शॉर्टकट अपनाए होंगे और उन तरीकों का ही इस्तेमाल आज गेम प्रोग्रामर कर रहे हैं। हम इसके लिए कुछ लोगों को अहम किरदार बना सकते हैं और फिर उनके इर्द गिर्द करोड़ों मामूली किरदार खड़े कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ डिटेल्ड सिमुलेशन ही दिखाएं जिसमें हम एक खास वक्त को ही देख सकते हैं। अगर हम किसी एक ही जगह पर ध्यान दें और हमारा सारा फोकस बस वही हो तो उसके आसपास की बाकी सारी चीजें धुंधली हो जाती हैं। हो सकता है कि आप उस गेम के अकेले एक्टिव प्लेयर हों जिसे आप अपनी जिंदगी कहते हैं। बाकी लोग सिर्फ तभी नजर आते हैं जब आप उनके ऊपर ध्यान देते हैं, मगर उस दौरान सिर्फ आपका प्रोग्राम ही लगातार चलता है, सोते वक्त भी। सपने भी एक तरह की सिमुलेटेड रियलिटी ही होते हैं। ऐसे में सपनों को प्रोग्राम करने के लिए हमें वर्चुअल रियलिटी के अंदर एक और वर्चुअल रियलिटी बनानी पड़ती है। अगर हमारी दुनिया भी एक बेहद कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल क्रिएशन हो तो हमें उससे उसे बनाने वालों के बारे में क्या पता लगता है? अगर उन्होंने भी इस पूरे ब्रह्मांड की रचना एक गेम के तौर पर ही की हो तो? भले ही हमारे लिए अपने जैसे किसी ब्रह्मांड की रचना कर पाना बहुत ही मुश्किल काम हो, लेकिन यह उसके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा जो हमारे ब्रह्मांड से कहीं ज्यादा उन्नत ब्रह्मांड में रहता हो। मैं तो बस यही मानता हूँ। अगर हम अभी एक सिमुलेशन में रह रहे हैं तो उसे बनाया किसने है? ईश्वर ने? या ऐसे एलियन जीवों ने जो हमें अपने अवतार के रूप में पृथ्वी पर भेजना चाहते थे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बनाने वाले हमारे ही भविष्य के रूप हों? निक बॉस्ट्रम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि हम अपने ही वंशजों के कंप्यूटरों के अंदर रह रहे हैं। ऑक्सफोर्ड की ये इमारतें काफी पुरानी हैं। मेरे ख्याल से ये दीवार करीब 500 साल पुरानी होगी। आप ये देखिए कि हमने इस दौरान कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। अगर हम आज से कुछ 100 साल बाद जाएं तो शायद देखेंगे कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिए उतनी ही चौंकाने वाली है जितनी कि ये दीवारें बनाने वाले हमारे पूर्वजों के लिए टेलीविजन था। निक मानते हैं कि आने वाली कुछ सदियों में हम टेक्नोलॉजी को अपनी बायोलॉजी से जोड़ देंगे। हम पोस्ट ह्यूमन बन जाएंगे, यानी इंसान और मशीन के हाइब्रिड, और हमारे पास गजब की कंप्यूटेशनल पावर होंगी। अगर हम ये कल्पना करें कि हम सभ्यताओं को खत्म होने से रोक सकते हैं और हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ चीज़ों को बाहरी दुनिया में यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए नहीं बल्कि अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए भी करेंगे, अपनी बुद्धि को बढ़ाने में करेंगे, तो हम भी पोस्ट ह्यूमन वाली स्थिति में होंगे। पोस्ट ह्यूमन से मेरा मतलब है ऐसे सुपर इंटेलिजेंट इंसान या सभ्यता जिसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद को पूरी तरह से बदलने में किया हो। और तब एक पोस्ट ह्यूमन और एक आम इंसान के बीच वही फर्क होगा जो आज इंसान और चिंपैंजी के बीच है। मूर के नियम के मुताबिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर हर 2 साल में दुगनी होती जाएगी, और जब वो पावर बढ़ेगी तो वर्चुअल रियलिटी सिस्टमों का रियलिज्म भी बढ़ेगा। कुछ ही दशकों में रियलिटी के सिमुलेटेड वर्जन उनसे लाखों गुना बेहतर हो जाएंगे जो वो आज हैं। आज से सिर्फ 20 साल पहले किसी शहर का रियलिस्टिक सिमुलेशन नामुमकिन सा था, मगर अब हम वो नकली नजारे बिल्कुल असली बना सकते हैं। और जब सारे पोस्ट ह्यूमन की प्रोसेसिंग पावर साथ होगी
तब हमें पूरी दुनिया और उसमें रहने वाले तमाम लोगों को भी रेंडर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हम ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक इंसान के दिमाग को सिमुलेट करने के लिए कितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए, और फिर हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक उन्नत सभ्यता के पास कितनी कंप्यूटिंग पावर हो सकती है। एक बहुत उन्नत सभ्यता के पास इतनी कंप्यूटेशनल पावर हो सकती है कि वो 700 करोड़ लोगों के साथ पूरी दुनिया का सिमुलेशन बहुत आसानी से कर सके। हमारी दुनिया का एक वर्चुअल रूप बनाना हो तो पोस्ट ह्यूमन के लिए उतना ही आसान होगा जितना कि हमारे लिए चुटकी बजा। मगर निक को ऐसा क्यों लगता है कि हमारे वंशज पहले ही ऐसा कर चुके हैं? इंसान की इस बेशकीमती असली खोपड़ी का इस्तेमाल शेक्सपियर के मशहूर नाटक हैमलेट के पहले प्रदर्शन में हुआ था। ये वो होंठ हैं जिन्हें मैंने न जाने कितनी बार चूमा था। असल में ये एक खोपड़ी की सस्ती नकल है जिसका इस्तेमाल जाने कितनी बार हुआ है उस नाटक के प्रदर्शन में, लगभग हर बार। अगर हम में से हर शख्स इस खोपड़ी जैसा ही हो तो सिर्फ एक ही खोपड़ी असली और बायोलॉजिकल हो और उसकी हजारों नकल हो। इस बात की संभावना कितनी है कि मैं अपना ही असली रूप हूं, या फिर आप अपने ही रूप का असली वर्जन हो तो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निक बॉस्ट्रम भी अपनी सोच को हमारे बहुत ही बुद्धिमान पोस्ट ह्यूमन वंशजों की सोच जैसा बनाना चाहते हैं। वो मानते हैं कि हमारे वंशज अपनी बेमिसाल कंप्यूटिंग पावर की बदौलत वर्चुअल रियलिटी बना सकते हैं और उन्हें वैसे ही देख सकते हैं जैसे हम टीवी देखते हैं। मान लीजिए कि मैं भी उन पोस्ट ह्यूमन में से एक हूं और मैं साइंस के लिए या फिर सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए बेहद आला दर्जे के सिमुलेशन करता हूं, और आप ये मानिए कि ये आज तक का एक बेहतरीन नाटक है। कमाल है। मेरा परिवार भी अजीब है। बीवी है जिसके सिर में दिमाग ही नहीं है। मेरा बेटा। आपने मुझे बुलाया पापा? अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने मुझे विलियम शेक्सपियर ने आज से 400 साल पहले एक डैनिश राजकुमार हैमलेट की कहानी को सिमुलेट किया था। आज से 400 साल बाद जब हमारे वंशज कोई नाटक लिखेंगे तो वो शायद हमारे सिमुलेशन बनाए। आखिर आप ये क्या बकवास कर उन रहे हैं? पोस्ट ह्यूमन के पास जो काबिलियत होगी उनकी बदौलत तो मैं उन सिमुलेशन को तब तक रिफाइन कर सकता हूं जब तक कि वो मेरे पूर्वजों की रियलिटी जैसे ना हो जाएं। बस रहने दो। ऐसे में इस बात की संभावना कितनी हो सकती है कि हम भी एक पोस्ट ह्यूमन हार्ड ड्राइव पर बने डेटा के पैटर्न भर हों? निक ने अपने एक सहयोगी के साथ कैलकुलेशन किया तो नतीजे बड़े चौंकाने वाले निकले। अगर मेरी पोस्ट ह्यूमन सभ्यता के पास ये काबिलियत हो कि वो मेरे पूर्वजों का एक्यूरेट सिमुलेशन बना सके तो जल्दी ही हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होगी जिससे हम सिमुलेशन के हजारों ही नहीं बल्कि लाखों वेरिएशन बना सकते हैं और उनसे अपने अतीत के सभी मुमकिन वेरिएशन की जांच कर सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम सचमुच बायोलॉजिकल जीव ही हैं और 21वीं सदी में ही रह रहे हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये असल में 25वीं सदी है और हम अपने पूर्वजों की कई सिमुलेटेड नकलों में से एक हैं? निक मानते हैं कि हमारे बायोलॉजिकल इंसान होने की संभावनाओं के आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले हैं। वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये नाटक पहली बार हो रहा हो और मैं पहली बार देख रहा हूँ, और ये भी हो सकता है कि मैं हजारों साल के दौरान इस नाटक के हजारों प्रदर्शनों में से किसी एक प्रदर्शन को देख रहा हूँ। कट। बहुत बढ़िया। अगर निक की ये बात सही है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी भी कंप्यूटर पर बने नाटक जैसी ही है और शायद हमें बनाने वाले इस शो का मजा ले रहे हों।